Hello and welcome back to Career Planet. So students, we are studying our chapter Hello Alkenes and Hello Arenes. हिंदी में पढ़ रहे हैं हम लोग हेलो एल्केन, हेलो एरीन. हेलो एल्केन हमने कंप्लीट कर लिया था. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एरीन्स. अब बच्चों हेलो एरीन हमने कहा था हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणु जब बेंजीन वलय से जुड़ा हो तो हम बोलते हैं हेलो एरीन. अब हेलो एरीन यानी कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन. अब रासायनिक अभिक्रिया कैसे बनाते हैं हमने पिछली बार हेलो एल्केन के साथ साथ डिस्कस कर लिया था, है ना. बेंजीन के हेलोजनीकरण से, फिर गटरमान अभिक्रिया, सेडमेयर अभिक्रिया, है ना. बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड से अलग अलग मेथड से हमने हेलो एरीन बनाया था. तो हेलो एरीन बनाने की विधियाँ कंप्लीट हो चुकी. अब हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया. तो बच्चों हेलो एरीन 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है. फर्स्ट, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन. सेकंड, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन. और थर्ड, धातुओं से क्रिया. तीनों हमें आज के लेसन में डिस्कस करनी है. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया. तो हेलो एरीन मुख्यतया 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं. पहला है बच्चों नाभिक स्नेही. नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं. ठीक है. हेलो एरीन 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है. पहला है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया. सेकंड, तो भाई नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा तो नाभिक स्नेही. सेकंड, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया. तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया. ठीक है, यानी आक्रमणकारी कौन है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही. और थर्ड है बच्चों धातुओं से क्रिया. रिएक्शन विद मेटल्स यानी कि धातुओं से क्रिया. ठीक है. अब पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा कि भाई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हेलो एरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील है. हेलो एरीन की क्रियाशीलता नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति बहुत ही कम है, लेस रिएक्टिव. अब ऐसा क्यों? सो लेट्स हैव डिस्कस. तो बच्चों हेलो एरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील है. इसके कारण बताओ. तो पहला कारण जो आपको दे रखा है वो है अनुनाद प्रभाव. अब हेलो एरीन तो मैं ले लेती हूँ हेलो बेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर क्या हेलोजन. अब सबसे बेटर रहेगा क्लोरीन, तो मैं क्लोरीन का उदाहरण लेके समझा देती हूँ. तो बच्चों क्लोरीन हेलोजन है. आवर्त सारणी में बिल्कुल कोने पे चले जाओ तो इनर्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, बाह्यतम कोश में 8, हेलोजन 1 पहले है, बाह्यतम कोश में 7 है. एक बॉन्ड बना लेगा तो 8 हो जाएंगे. तो हमने कहा था 7 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बना लिया, 8 हो गए. अब पीछे इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 7 में से 1 का साझा कर लिया. असहभाजित इलेक्ट्रॉन या असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कहते हैं लोन पेयर. तो हम कहेंगे 7 में से 1 काम में ले लिया, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी 3 लोन पेयर. तो वही 3 लोन पेयर नजर आ रहे, तो हम कहेंगे ओके 3 लोन पेयर है. अब क्या करें? तो बच्चों अगर 3 लोन पेयर हैं तो देखो ये पाई बॉन्ड, आपको पता है पाई बॉन्ड अनुनाद के लिए जिम्मेदार है ना. लोन पेयर और पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट है, संयुग्मी तंत्र है. तो ये बॉन्ड उठ के आएगा आपका इधर. ठीक है. तो बच्चों ये वाली साइड हो गई आपकी नेगेटिव. ठीक है, ये वाली साइड आपकी हो गई नेगेटिव. इसके बाद तो ये 2 बॉन्ड इधर एज इट इज. यहाँ वाली साइड, तो ये वाली साइड हो गई क्या, तो हम कहेंगे ये वाला कार्बन हो गया प्लस. तो बच्चों ये कार्बन जैसे ही प्लस होगा ये क्लोरीन अपना लोन पेयर इधर डोनेट करेगा. ठीक है. तो देखो यहाँ हुआ प्लस, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ दान कर दिया, तो प्लस माइनस न्यूट्रल बॉन्ड बन गया और क्लोरीन पे आ गया प्लस. ठीक है, आगे बढ़े, है ना. एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मैंने पहले भी सिखा रखा है, जहाँ बॉन्ड टूटता है, जहाँ तीर का निशान है वहाँ नेगेटिव, जहाँ टेल है वो पार्ट पॉजिटिव. अब आगे बढ़ो. तो बच्चों आगे बढ़ोगे तो ये
ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ, ये वाली साइड नेगेटिव, बैक साइड पॉजिटिव, प्लस माइनस मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ये तो इसमें कन्वर्ट हुआ, ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे देखो ये बॉन्ड टूट के यहाँ आया, ये हिस्सा नेगेटिव, ये हिस्सा पॉजिटिव नेगेटिव, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड Cl और Cl पे हो गया प्लस। फिर आगे बढ़ जाओ तो बच्चों ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ, ये वाला हिस्सा नेगेटिव, बैक साइड पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड तो पीछे एज इट इज था, है ना, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव डबल बॉन्ड Cl और प्लस, ठीक है। और आगे बढ़ जाओ तो अब क्या होगा, तो देखो ये बॉन्ड वापस Cl पे शिफ्ट कर दो, Cl पे अब माइनस, पहले से क्या था प्लस, प्लस माइनस न्यूट्रल, बैक साइड पॉजिटिव नेगेटिव, इधर वाली साइड बॉन्ड बन जाएगा। तो आगे का जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे आप, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये माइनस, और देखो यहाँ टेल बचा ना तो पॉजिटिव, तो ये हो गया डबल बॉन्ड और ये Cl और ये 3 लूप। अब अनुनादी संरचनाएं बनाते टाइम ध्यान रखेंगे, पहली संरचना में पाई बंधों की स्थिति देखो, 2 राइट में है, 1 लेफ्ट में है, 1 लेफ्ट में है, 2 राइट में है। आखिरी संरचना में बंधों की स्थिति 2 लेफ्ट में है, 1 राइट में, जस्ट ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर पहला स्ट्रक्चर और आखिरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स का पोजीशन जस्ट ऑपोजिट है तो फिर ठीक है, अदरवाइज गलत। सारे बॉन्ड घूम के आ गए, रोटेट होके आ गए, ऑल्टरनेट है ना, सबकी जगह बदल जाएगी, तो बिल्कुल बदल गई तो ओके। तो बच्चों ये है क्लोरोबेंजीन में अनुनाद। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अनुनादी संरचनाएं देख के चेक करो। क्लोरोबेंजीन में अनुनाद, अनुनादी संरचनाएं देख के आप क्या चेक करेंगे कि क्लोरीन जब बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो हम क्या देख पा रहे हैं, क्लोरीन जब बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो क्लोरीन बेंजीन के कार्बन के साथ द्विबंध बना रहा है, क्लोरीन बेंजीन के कार्बन के साथ द्विबंध बना रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से क्या होगा, तो हम कहेंगे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से कार्बन और हैलोजन के मध्य द्विबंध लक्षण, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड हुआ तो प्रतिस्थापन कैसे करेंगे भाई, RX में से X हटाना इजी था, लेकिन क्लोरोबेंजीन में से क्लोरीन हटाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये है क्लोरोबेंजीन में अनुनाद, समझ में तो आ गया है ना। अब इससे हुआ क्या, तो हम कहेंगे भाई अनुनाद की वजह से कार्बन हैलोजन बंध में द्विबंध लक्षण आ जाता है। तो बच्चों अगर इस बंध में द्विबंध लक्षण आ गया तो हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे अब प्रतिस्थापन जो है वो कठिन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, क्लोरोबेंजीन में अनुनाद, और अनुनाद के कारण क्या देखने को मिला, अनुनाद के कारण क्या देखने को मिला, हैलोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर, द्विबंध लक्षण, इसलिए प्रतिस्थापन क्या है कठिन। तो भाई इसको हटाएंगे ही नहीं, ये रिप्लेस नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं बच्चों, क्या होगा तो चेक करते हैं। क्लोरोबेंजीन में CCl बंध, अब C कौन सा, एरोमेटिक कार्बन, तो ऐसे दिखाना। नॉर्मल कार्बन लिखते हो तो एलिफेटिक कार्बन, लेकिन एरोमेटिक मतलब एक तरफ डबल बॉन्ड होता है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड होता है और रिंग में होता है ना, और CCl। तो अगर आपको हेलोबेंजीन लिखना है तो आप हेलोबेंजीन भी लिख सकते हैं। मान लो क्वेश्चन में अगर आपसे हेलोबेंजीन का पूछा जाए तो अनुनाद तो सब में ही है ना, तो हेलोबेंजीन में Cl की जगह आप X लिख देना। क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई इस बंध में अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण द्विबंध लक्षण, डबल बॉन्ड कैरेक्टर,
द्विबंध लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, अनुनाद के कारण द्विबंध लक्षण आ जाते हैं। अब इससे क्या होगा, तो बच्चों डबल बॉन्ड है तो रिप्लेस कैसे करें, है ना। अतः CCl बंध से CX लिख देते हैं, CX बंध से X माइनस परमाणु का प्रतिस्थापन। अब हम कहेंगे अभिक्रिया कराओ, तो बच्चों इतना इजी नहीं है ना। CX बंध से X परमाणु का प्रतिस्थापन कठिन होता है, इतना इजी नहीं है कि आप क्या कर सको। क्या इसको रिप्लेस कर सको। तो एक रीज़न तो ये है कि भाई इतना इजी नहीं है कि RX, क्वेश्चन का मतलब समझो ना, RX की अभिक्रिया में तो मैं कहूँ जलीय NaOH से कराओ, तो अभिक्रिया सरल थी बच्चों, Na+OH- ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और आपने इसको बाहर निकाल दिया। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ऐसा करो, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH से कराओ, तो इतना सरल नहीं है, इतना जल्दी बाहर नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करें, है ना भाई। एक रीज़न तो ये है कि लेस रिएक्टिव क्यों है, तो ये ठीक है। और क्या रीज़न है तो बच्चों CX बंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ हेलो एल्केन है, तो बच्चों हेलो एल्केन में कार्बन का संकरण sp3 बिमेथिल एथिल प्रोपिल, कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, संकरण sp3। लेकिन अगर मैं आपको कह रही हूँ हेलो एरीन है, ये हेलो एरीन है ना, तो यहाँ कार्बन का संकरण क्या है, sp2। तो sp2 कार्बन sp3 कार्बन की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणी होता है ना, ये आपको बात ध्यान रखनी है। sp2 कार्बन sp3 कार्बन की अपेक्षा sp3 कार्बन की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणी होता है। अब ये तो और गड़बड़ है भाई, अधिक विद्युत ऋणी होता है। अब ये हैलोजन नेगेटिव, कार्बन कहेगा मैं भी विद्युत ऋणी हूं। यहाँ ऐसा नहीं है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो भाई ये बंध जो है ना, ये ज़्यादा ध्रुवीय है, ठीक है, क्योंकि हैलोजन नेगेटिव कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचने में विश्वास नहीं रखता, sp3 संकृत कार्बन तो 1+ और 1-। लेकिन ये कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये इतना ज़्यादा भी वो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दे दे, ये भी विद्युत ऋणी। तो हम कहेंगे यहाँ बंध की ध्रुवीयता क्या होगी, कम। तो भाई ये कम ध्रुवीय है और वो ज़्यादा ध्रुवीय है। अब बच्चों जो अधिक ध्रुवीय है, जिसकी ध्रुवीयता ज़्यादा है, उसकी क्रियाशीलता, अधिक ध्रुवीय मतलब अधिक क्रियाशील, तो हम कहेंगे अधिक ध्रुवीय है, अधिक क्रियाशील। और ये कम ध्रुवीय है मतलब, तो हम कहेंगे मतलब कम क्रियाशील। तो इसकी ध्रुवीयता ज़्यादा है, क्रियाशीलता ज़्यादा है। इसकी ध्रुवीयता कम है, तो हम कहेंगे क्रियाशीलता भी कम है। तो सेकेंड पॉइंट क्लियर। फर्स्ट क्लियर था पहले फर्स्ट में तो क्या था, तो हम कहेंगे अनुनाद प्रभाव, है ना। अनुनाद की वजह से हमने क्या देखा, तो हमने देखा हैलोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ठीक है। अब इसका बंध विखंडन जो है इतना आसान नहीं है, इसलिए ये क्या है, प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील। सेकेंड हम क्या देख रहे हैं कि C और X बंध के मध्य कार्बन के संकरण में अंतर। अब कार्बन के संकरण में अंतर से क्या हो गया, तो हम कहेंगे क्रियाशीलता हो गई कम। अब अगर मैं Cl ले लेती बच्चों, है ना, अगर मैं यहाँ CCl ले लूँ, मान लो मैथिल क्लोराइड, ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें कहूँ मैथिल क्लोराइड में CCl बंध लंबाई, तो तुम देखोगे कि यहाँ बंध लंबाई है 177 पिकोमीटर। और अगर मैं क्लोरोबेंजीन ले लूँ, है ना, हेलो एरीन है ना, तो यहाँ मैं क्लोरोबेंजीन ले लेती हूँ,
ठीक है, क्लोरोबेंजीन में CCl बंध लंबाई, तो बच्चों आपको देखने को मिलेगा 169 पिकोमीटर। तो हम कहेंगे यहाँ तो 177 है, यहाँ 169 है। अब बंध लंबाई ज़्यादा है, बंध विखंडन आसान। आपको पता है लंबा बंध होगा, दो परमाणुओं के मध्य दूरी ज़्यादा है तो जल्दी टूट जाएगा। तो बंध विखंडन आसान, जल्दी रिएक्ट करेगा, क्रियाशीलता ज़्यादा। बंध लंबाई क्या है? कम। तो बंध लंबाई कम तो बंध विखंडन मुश्किल, तो क्रियाशीलता हो जाएगी कम। तो हम कहेंगे यहाँ बंध लंबाई क्या है? अधिक है ना। और लंबा बॉन्ड जल्दी टूटता है, तो बंध लंबाई ज़्यादा, क्रियाशीलता भी ज़्यादा। और यहाँ तो बच्चों यहाँ बंध लंबाई कम, बंध लंबाई कम, इसलिए क्रियाशीलता भी कम। बस इतनी सी बात है। क्लियर? तो एक रीज़न ये भी हो गया बच्चों। नेक्स्ट तो नेक्स्ट आपको मिलेगा फेनिल धन आयन का अस्थायित्व। मान लो हेलोबेंजीन है, ये हेलोबेंजीन, मान लो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है तो होगा क्या? तो हम कहेंगे ये वाला बंध जो है ये पूरा का पूरा हेलोजन पे टूट जाएगा और हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा फेनिल धन आयन और साथ में क्या मिलेगा? X-। तो बच्चों फेनिल धन आयन, फिनाइल कैटायन, अब ये कब से स्टेबल हो गया? है ना। डबल बॉन्डेड कार्बन आपका जो है ऑलरेडी क्या है? हम कहेंगे द्विबंधित कार्बन तो sp2 है। sp2 कार्बन क्या होता है? विद्युत ऋणी। विद्युत ऋणी मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला। तो जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, जो कह रहा है भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तुमने क्या पकड़ा दिया? प्लस। वो तो मांग ही इलेक्ट्रॉन रहा है, वो कह रहा है माइनस बनाओ, आपने तो प्लस बना दिया, तो हाईली अनस्टेबल। तो हम कहेंगे फेनिल धन आयन क्या होगा? तो भाई फेनिल धन आयन तो किसी काम का नहीं है। फेनिल धन आयन अत्यंत अस्थायी होता है ना। भाई ये तो बनेगा ही। तो हम कहेंगे कब बन रहा था? जब X हट रहा था। तो X हटने का मतलब ही नहीं है। फॉरवर्ड रिएक्शन तब जाती है जब कोई अच्छी चीज़ बने, स्टेबल बने। तो हम कहेंगे नहीं, ये तो किसी काम का नहीं। तो फेनिल धन आयन अत्यधिक अस्थायी है, अतः हेलोएरीन प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए हेलोएरीन प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कम क्रियाशील होते हैं। हेलोएरीन प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कम क्रियाशील होते हैं। क्लियर? तो आपसे पूछा जाए, शुरू से देखते हैं बच्चों, अगर आपसे कहा जाए हेलोएरीन कितने प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, तो हम कहेंगे 3 प्रकार की। कौन कौन सी? तो नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और धातुओं से अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन और धातुओं से अभिक्रिया। ठीक है। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में आए तो ये नाभिक स्नेही के प्रति कम क्रियाशील, तो हम कहेंगे इसकी 3 वजह। पहली वजह अनुनाद प्रभाव। अनुनाद की वजह से तुम देख पा रहे हो CCl बंध में द्विबंध लक्षण है। अब CCl बंध में द्विबंध लक्षण है ना, हर बार देखो कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम कहेंगे द्विबंध लक्षण के कारण क्या हो गया? बंध का प्रतिस्थापन या एटम को रिप्लेस करना कठिन हो गया। नेक्स्ट तो हम कहेंगे CX बंध के कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर, मतलब यहाँ हमने सीधा कंपेयर कर लिया है हेलो एल्केन, ये चीज़ क्या है? ये हेलो एल्केन है, तो हम कहेंगे हेलो एल्केन में तो sp3 संकरण है और ये चीज़ क्या है? हेलोएरीन। तो हेलोएरीन में sp2 संकरण है। तो भाई हेलो एल्केन में ध्रुवीयता आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्रियाशीलता ज़्यादा। हेलोएरीन में ध्रुवीयता कम, क्रियाशीलता कम। ठीक है, बंध लंबाई से भी कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो बंध लंबाई भी हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स,
फेनिल धनायन का अस्थायित्व, हम कहेंगे अगर हैलोजन को प्रतिस्थापित भी कर दें तो फेनिल धनायन बनता है जिसमें कोई अनुनाद नहीं है। अब अनुनाद नहीं है तो यह अस्थायी है, अस्थायी है तो हैलोजन का प्रतिस्थापन नहीं होगा, तो फिर रिएक्शन कैसे होगी? तो हम कह रहे हैं इसीलिए तो क्या है, कम क्रियाशील है। क्लियर? अब फिर भी अगर हमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखने हैं, है ना, तो कुछ अभिक्रियाएं तो बच्चों ये दर्शाती ही, हेलो एरीन कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारे पास है OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं हेलो एरीन की क्रिया, मान लो मैं क्लोरोबेंजीन ले लेती हूँ, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, क्लोरोबेंजीन की क्रिया OH समूह कहाँ से लाएंगे, NaOH से, सीधा लिख दूँ तो कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं 623 केल्विन का ताप, 300 वायुमंडल दाब, तो 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम प्रेशर ये अप्लाई करूं तो मैं जरूर इस Cl समूह को प्रतिस्थापित कर पाऊंगी। किससे? OH से। तो बच्चों Cl हटके इसकी जगह क्या आ जाएगा, OH। तो बेंजीन पे OH तो हम बोलेंगे फिनॉल। तो बच्चों बेंजीन पे OH समूह तो हम कहेंगे ये बना फिनॉल। तो 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटीएम प्रेशर। अब प्रॉब्लम ये है कि फिनॉल तो खुद ही क्या होता है, अम्ल होता है। NaOH क्या है, क्षार है, तो पहले ही सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, फिर अगर हम इसका जल अपघटन करेंगे, है ना, तो ये क्या देगा, तो NaOH और उसके बाद में मैं यहाँ लिख देती हूँ H+। फिर अगर हम जल अपघटन करेंगे तो ये बनाएगा फिनॉल। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई फिनॉल है, NaOH है, तो अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, तो एक बार तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, वापस जल अपघटन कर दो तो फिनॉल बनेगा। तो यहाँ आपको वापस अम्लीय माध्यम दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों अगर तुम ध्यान से देखो, अनुनादी संरचनाओं में अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो देखो, जब भी क्लोरोबेंजीन ने अनुनाद दर्शाया तो वलय में नेगेटिव चार्ज घूम रहा था, है ना। अब ये 1-2 पोजीशन है, ये 1 और ये 2, तो 1-2 पोजीशन मतलब ऑर्थो, फिर ये 1 और 4 मतलब पैरा, और ये वापस 1 और 2 मतलब ऑर्थो। तो बच्चों अनुनादी संरचनाओं में हम क्या देख रहे हैं कि ऑर्थो और पैरा स्थिति, क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति में नेगेटिव चार्ज घूमता है। अगर मुझे कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए जो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर दे, है ना, भाई माइनस घूम रहा था तो इसको हटाना मुश्किल था, लेकिन अगर मुझे ऐसा कोई ग्रुप मिल जाए जो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करे, स्टेबलाइज, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, तो उस माइनस को खींच लेगा, है ना। अब जैसे इस माइनस को वो खींच लेगा, स्टेबल कर देगा, तो इसका रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो अगर कहाँ चाहिए मुझे, ऑर्थो और पैरा भी चाहिए, है ना, तो आपको नेक्स्ट बात जो ध्यान रखनी है वो क्या बतानी है बच्चों, यदि हेलो एरीन में, यदि हेलो एरीन में ऑर्थो व पैरा, एक साथ भी लगा सकते हो, अलग अलग भी लगा सकते हो, ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर EWG, EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह लगा दिया जाए। ठीक है भाई, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए तो क्या होगा, तो बच्चों विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, प्रतिस्थापन को आसान बनाएगा। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, तो आपको बताना है प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से होगी, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे जो नेगेटिव घूम रहा था वो EWG विड्रॉइंग ग्रुप से क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज। भैया माइनस है और मैं यहाँ ऐसा कोई ग्रुप लगा दूँ जो माइनस को खींच रहा है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, बराबर में फैल जाएगा, है ना। तो एक जगह पे चार्ज होता है तो क्रियाशीलता ज़्यादा होती है,
ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा और हम उस ग्रुप को इजीली रिप्लेस कर पाएंगे। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से होती है। मतलब तो हम कहेंगे भाई आपने क्या किया था, अभी क्लोरोबेंजीन का प्रतिस्थापन किया था NaOH से। कितना टेम्परेचर चाहिए, 623। अब आप क्या करो, NO2 ग्रुप लगा लो। ऑर्थो स्थिति पे क्या करो, NO2 ग्रुप लगा लो। तो मान लो मैंने कहा भाई मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ऑर्थो स्थिति पे मैंने क्या किया, NO2 ग्रुप लगा दिया। प्रतिस्थापन अभी भी मुझे किससे करना है, NaOH। लेकिन 623 से बच्चों सीधा खिसक गया 443 केल्विन। पहले अभिक्रिया हो रही थी 623 पे, अब तुम क्या देखोगे, Cl रिप्लेस हो जाएगा, है ना। किससे रिप्लेस होगा, OH समूह से। और जो अभिक्रिया पहले आपसे मांग रही थी 623 केल्विन, अब वो अभिक्रिया कितना ताप मांग रही है, 443 केल्विन। प्रोडक्ट का नाम, तो प्रोडक्ट का नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ये बना बच्चों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब मैं कहूँ अच्छा तो एक बार ही लगाया, 2 बार लगा लो। और आपको तो ऑर्थो और पैरा पे ही लगाना है क्योंकि नेगेटिव चार्ज वहीं घूम रहा था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं क्या करती हूँ, ऑर्थो के साथ साथ पैरा पे भी क्या कर लेती हूँ, नाइट्रो विड्रॉइंग लगा देती हूँ, ठीक है। अब इसका रिप्लेस करना है NaOH से, अभिक्रिया सेम रखी। तो 443 की जगह तुम देखोगे आपका टेम्परेचर कितना खर्च हुआ, 368 केल्विन। और ये रिप्लेस हो जाएगा, है ना। क्लोरो की जगह क्या आ गया, OH। अब यूँ मत लिख देना ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल, है ना। या तो ऑर्थो लगता है यहाँ क्या लगता है, पैरा। अच्छा आपको पता है अब ये तो और ज़्यादा अच्छा अम्ल हो गया। पहले फिनॉल अम्ल था, अम्लीय प्रकृति का था, नाइट्रो लग गया तो ये और ज़्यादा अच्छा अम्ल हो गया। तो हमें सेकेंड स्टेप अम्लीय माध्यम रखना है ना। ये और बढ़िया हो गया, तो यहाँ पे भी अम्लीय माध्यम रखना है, ठीक है। तो बच्चों अब इसका नाम क्या होगा, तो हम कहेंगे 2, ये पोजीशन 2 है, ये 4 है, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। तो ये बन गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। अब मेरे को लगा कि 2 में इतना कम हो गया तो मैं 3 नाइट्रो ग्रुप लगा के चेक कर लेती हूँ। तो ये क्लोरोबेंजीन 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, 6 पे नाइट्रो और NaOH। अब तो 443 से नीचे है 368 से नीचे आओगे तो बच्चों नॉर्मल टेम्परेचर हल्का सा गर्म कर दो, है ना, तब भी ठीक है क्या हो जाएगा, बस यहाँ वार्म लिख रही हूँ, हल्का सा भी अगर आप गर्म कर देंगे तो क्लोरीन ग्रुप जो है रिप्लेस हो जाएगा OH से। और अब आपका आंसर है 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो मिला बच्चों आपको 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और इसे आप कह सकते हैं पिक्रिक अम्ल। क्लियर। तो ये है हेलोएरीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। 3 डिस्कस की थी हमने, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और धातुओं से क्रिया। अब नाभिक स्नेही कम क्रियाशीलता का कारण, तो हम कहेंगे पहला अनुनाद प्रभाव, फिर दूसरा CX बंध में संकरण में अंतर और बंध लंबाई में भी अंतर, ध्रुवीयता में भी अंतर, थर्ड फेनिल धनायन का अस्थायित्व। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का उदाहरण तो हम कहेंगे NaOH से प्रतिस्थापित हो जाएगा, लेकिन ये इतना लगेगा। फिर मैंने कहा कि नहीं, तुम ऑर्थो पैरा पे विड्रॉइंग ग्रुप को जोड़ दो। तो जैसे ही तुमने ऑर्थो और पैरा पे विड्रॉइंग ग्रुप को जोड़ा तो तुमने क्या देखा, इजी हो गया, टेम्परेचर बहुत डाउन चला गया, ठीक है। अब अगला आता है बच्चों इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए आपको क्या करना है, आप वापस अगर अनुनादी संरचनाएं देखें तो देखो फटाफट बना लेते हैं अनुनादी संरचनाएं। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई हेलो बेंजीन, तो तुम कहोगे हेलोजन एटम लगा लेते हैं। अब पहला बॉन्ड यहाँ टूटा, जहाँ तीर का निशान आया
तो तुम कहोगे नेगेटिव, और बाकी ये दोनों बॉन्ड है ना, और यहाँ ये क्या हो गया प्लस, तो हेलोजन लोन पेयर इधर डोनेट कर देगा, और ये x, ये पॉजिटिव साइन। आगे चले, इसको स्टेबलाइज करने के लिए विड्रॉइंग ग्रुप लगाया था इसी पोजीशन पे। आगे चले तो यहाँ नेगेटिव, बैक साइड पॉजिटिव, तो हम कहेंगे भाई देखो ये नेगेटिव, ये दोनों साइड पॉजिटिव, अभी सीखा ही, और ये पॉजिटिव, और फिर आगे चले तो ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, तो ये आ गया आपका इस तरह से। और लास्ट स्ट्रक्चर तो आपको आता ही है, अभी सीखा था। अब बच्चों मैं जो कहना चाहती हूँ उसे ध्यान से सुने। हेलो एरीन की अनुनादी संरचनाएं, इससे आप क्या देख रहे हैं? तो हम कहेंगे हेलो एरीन की अनुनादी संरचना से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है? देखो हेलो एरीन की अनुनादी संरचना से स्पष्ट है कि हैलोजन परमाणु एक्स एटम, ठीक है, हैलोजन परमाणु ले लिया। अब बच्चों हैलोजन परमाणु क्या कर रहा है? बेंजीन वलय को लोन पेयर डोनेट कर रहा है। हैलोजन एटम अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग को है ना, एटम से सिस्टम में गया, सिस्टम क्या है? बेंजीन, इसे कहते हैं प्लस एम प्रभाव, मीजोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम प्रभाव दर्शाता है, ठीक है। प्लस एम मतलब जो भी सिस्टम से एटम जुड़ा हुआ है, परमाणु जुड़ा हुआ है, ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो रिंग को दे रहा है, और रिंग में क्या घूम रहा है? माइनस, तो हम कहेंगे यहाँ माइनस, माइनस घूम रहा है, मतलब वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा। कहाँ बढ़ा? तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर बढ़ा, ठीक है, तथा ऑर्थो व पैरा स्थिति पर क्या कर रहा है? तो हम कहेंगे ऑर्थो और पैरा पे तो इसने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दी, तो ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है, ठीक है, बढ़ा लिया। अब तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाला वो क्या सोचेगा? आक्रमण कहाँ करूं? जहाँ इलेक्ट्रॉन हो। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये तो प्लस एम प्रभाव है, तो एक बार तो इलेक्ट्रॉन तुम्हें ऑर्थो पे मिलेगा, पैरा पे मिलेगा, फिर ऑर्थो पे मिलेगा, क्योंकि इसने ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाया है ना। तो हम कहेंगे अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण को एक तो प्रेरित करेगा, मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहता मुझे इलेक्ट्रॉन दो, और ये रिंग में माइनस बढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण को प्रेरित करता है। तो हम कहेंगे चलो एक चीज़ तो ये मान लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण को प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, ठीक है। दूसरा हम क्या मान लें? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण को प्रेरित करता है तथा, है ना, कहाँ प्रेरित करता है? ऑर्थो व पैरा स्थिति पे, है ना। तो हम कहेंगे तथा यह ऑर्थो पैरा निर्देशी, मतलब निर्देश दे रहा है। क्या निर्देश दे रहा है? कि आक्रमण तो करना, पर कहाँ करना? या तो ऑर्थो पे करना या पैरा पे करना, इसके अलावा कहीं नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैंने ऑर्थो पे रखे और पैरा पे रखे, तो वहीं अटैक करना। तो ये निर्देश देता है कि भाई आक्रमण करो, लेकिन ऑर्थो पैरा निर्देशी, मतलब ऑर्थो पैरा पे करो, तथा सक्रियणकारी समूह है ना। सक्रियणकारी मतलब रिंग को एक्टिवेट कर रहा है कि भाई अटैक होने वाला है, क्योंकि माइनस घूम रहा है, तो हम कहेंगे ओके सक्रियणकारी समूह है। मतलब अब अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया करानी है, तो तुम्हें सोचना है कि एक बार उत्पाद ऑर्थो पे बनेगा, दूसरी बार पैरा पे बनेगा, ठीक है। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण, तो हम पहला ले रहे हैं कौन सा? तो हम कहेंगे हैलोजनीकरण। मतलब आपको क्या करना है? क्लोरोबेंजीन ले लो, तो हम कहेंगे ओके क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे, हाँ, हैलोजनीकरण हेलोअरीन का, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बने तो तुम्हें लेना पड़ेगा लुईस अम्ल। अब लुईस अम्ल मतलब तुम ले लो AlCl3, FeCl3, ZnCl2, BF3, SnCl2 ऐसे। क्यों? क्या जरूरत पड़ी? तो भाई मुझे इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाना है, क्लोरीन तो उदासीन है, आक्रमण कैसे करेगा? तो AlCl3 की प्रेजेंस में
क्लोरीन और क्लोरीन का होगा विषमांश विखंडन। विषमांश मतलब अनइक्वल। भाई Cl और Cl ने साझा करके बंध बनाया, लेकिन लुईस अम्ल को क्या चाहिए, उसको लोन पेयर चाहिए कि भाई मेरे तो ऑक्टेट पूरा नहीं। AlCl3 की कहानी तो पता है ना, AlCl3 में Al कितने बंध बना रहा है, 3। तो AlCl3 कह रहा है भी देखो मैं तो 3 बॉन्ड बना रहा हूँ, टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास ले देखिए 6 है, मेरा अष्टक अपूर्ण है, कोई तो आ जाओ जो अष्टक पूरा करो। तो ये विषमांश बंध विखंडन होके ये Cl बनेगा नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो AlCl4 माइनस और Cl पॉजिटिव। Cl पॉजिटिव को बोलेंगे हम क्लोरीनियम आयन, और देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ठीक है, तो सिर्फ क्लोरीन लिखा हो तो अभिक्रिया नहीं होगी, लुईस अम्ल लिखना जरूरी है, क्योंकि क्लोरीन से Cl प्लस नहीं बनेगा, इसकी उपस्थिति में बन जाएगा। अब ये क्लोरीनियम आयन तो हमें पता है क्लोरोबेंजीन है तो ऑर्थो पैरा निर्देश, तो एक बार Cl क्या करेगा, इस H को हटाएगा, यहाँ Cl लगा दो, एक बार पैरा वाले को हटाएगा, वहाँ Cl लगा दो। तो बच्चों प्रोडक्ट तो तुम्हें हर बार 2 ही बनाने, एक बार ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और एक बार पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये प्रोडक्ट है आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और दूसरा क्या है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। समझ में आ गया? तो तुमसे पूछे लुईस अम्ल का रोल क्या है, तो तुम कहोगे भाई क्लोरीन प्लस ऐसे बनने वाला नहीं था, क्लोरीन प्लस बनने के लिए मुझे लुईस अम्ल चाहिए। ठीक है, अब बच्चों पैरा वाला ज़्यादा सम्मित है, अगर ध्यान से देखा जाए, है ना, तो पैरा वाला आपका रहेगा मेजर प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद, और ये रहेगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रीकरण। तो बच्चों नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रो समूह का जुड़ना। अब एक का मैकेनिज्म तुम्हारे कोर्स में है नहीं भाई, नाइट्रीकरण नाइट्रो समूह का जुड़ना। नाइट्रो समूह कहाँ से लाऊंगी, तो मैं कहूँगी HNO3 है मेरे पास। ठीक है, तो अगर तुम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया HNO3 सांद्र HNO3 से करा दो, NO2 प्लस OH माइनस सांद्र H2SO4 की उपस्थिति, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अभी तक तो आपको नजर आ ही गया है ना, NO2 प्लस आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो हम कहेंगे अगर ऑर्थो स्थिति से हाइड्रोजन जाता है तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ लग जाएगा, ऑर्थो पे, तो ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और स्थिति तो ये भी संभव है, यहाँ से भी हटा सकते हो, तो हम कहेंगे यहाँ पैरा से भी हट जाएगा, तो अब बनेगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो ये आपका आंसर है ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और सेकंड है बच्चों पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब फिर देखो सममित है ना, दोनों ग्रुप अपोजिट है ना, ये सिमेट्रिक है, तो ये मेजर प्रोडक्ट है, मुख्य उत्पाद, और ये अल्प उत्पाद। तो हैलोजनीकरण तो हैलोजन लगा देना, नाइट्रीकरण तो नाइट्रोजन लगा, नाइट्रो ग्रुप लगा देना। सल्फोनीकरण आ जाए, कुछ भी नहीं करना, सल्फोनिक ग्रुप SO3H, तो हम कहेंगे कि क्लोरोबेंजीन। हाईलाइट किसको करना है, ऑर्थो और पैरा वाला H हटेगा। ठीक है, किससे अभिक्रिया कराएं, तो तुम ऐसा करो सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करा दो। ठीक है, थोड़ा एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो हीट कर दो। अब क्या होगा, तो भाई देखो ये वाटर निकालो, है ना, पिछली बार भी क्या किया था, ये वाटर ही तो बाहर गया था यहाँ से, चाहे यहाँ से, बस, या फिर यहाँ से H निकाल दो, यहाँ से OH। तो एक बार SO3H ग्रुप ऑर्थो पे लगेगा बच्चों, और दूसरी बार SO3H ग्रुप पैरा पे लगेगा। ठीक है, अब Cl और SO3H मुख्य क्रियात्मक समूह है। पहला होता है COH ओइक एसिड, दूसरा SO3H सल्फोनिक अम्ल। तो ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, सिर्फ ऑर्थो पे क्लोरो लगा है, तो ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, और दूसरा तो ऑर्थो की जगह क्या करो, पैरा लगा लो, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट और ये आपका माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, मुख्य उत्पाद सह उत्पाद। अब कोई कहेगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं गए, हालांकि कोई पूछेगा तो नहीं,
बट देखो H2SO4 गर्म करते ही वाटर छोड़ देगा और SO3, और बच्चों SO3 अपने आप में बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना। S डबल बॉन्ड हो तो हम कहेंगे O पे स्प्लिट, O नेगेटिव सल्फर पॉजिटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव सल्फर फिर पॉजिटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव सल्फर फिर पॉजिटिव। सल्फर पे इतना ज़्यादा प्लस चार्ज है तो सल्फर कितना प्रबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो सल्फर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए ये जाके अटैक करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन रहती है बच्चों फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रिडल क्राफ्ट भी दो तरीके से संभव है। एक है फ्रिडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण। तो एल्कीलीकरण मतलब एल्किल समूह का जुड़ना, ठीक है। फ्रिडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण मतलब एल्किल समूह का जुड़ना। अब आपको क्या करना है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड से करानी है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, है ना। अब आपको पता है निर्जल AlCl3 है, ये फटाफट कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ लगा के इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाएगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल बनाएगा। AlCl3 आते ही विषमांश विखंडन प्रारंभ हो जाएगा, तो AlCl4 माइनस और CH3 प्लस, तो हम कहेंगे CH3 प्लस मैथिल कार्ब धनायन, ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अब एक बार क्या करना है, ऑर्थो पे H है, एक बार पैरा पे H है, इस H को हटाओ इस Cl से तो मैथिल आ जाएगा। क्यों आएगा, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मैथिल है ना। और दूसरी बार तो वही पैरा से। तो बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, क्लोरोबेंजीन आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं मैथिल है, तो ये हो गया ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन, मैथिल लगाते ही नाम बदल गया टॉलुइन, और पैरा क्लोरो टॉलुइन। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ दिस इज पैरा क्लोरो टॉलुइन, और पहला वाला क्या है ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। फिर वही बात, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, मुख्य उत्पाद, यह आपका सह उत्पाद बनेगा साथ साथ। तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण यानी एल्किल समूह का जुड़ना। अब बच्चों नेक्स्ट फ्रिडल क्राफ्ट ही है, लेकिन फ्रिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। फ्रिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, तो एसिटिलीकरण का मतलब होता है एसिटाइल ग्रुप, है ना। एसिटाइल ग्रुप मतलब एसिटिल समूह का जुड़ना, ठीक है। फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, एसिटिल समूह का जुड़ना। अब एसिटिलीकरण कैसे, तो भाई एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करा दो, तो मैं कहूँगी ठीक है क्लोरोबेंजीन, मैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन हाईलाइट कर लेती हूँ, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड, तो एसिटो मतलब दो कार्बन CH3CO, क्लोराइड मतलब Cl, और यहाँ पे रख लो निर्जल AlCl3। चलाओ अब इसको, तो हम कहेंगे अब क्या करना, अब तो कुछ है ही नहीं, है ना। अब मैकेनिज्म देख ले, पर तुम्हें लगा एसिटिल समूह क्यों जोड़ रहे हो, तो देखो एसिटिल क्लोराइड, और जैसे ही तुमने देखा AlCl3 तो AlCl3 कहेगा भाई विषमांश विखंडन करके मेरा अष्टक पूरा करा दो, तो ये Cl माइनस निकल के आएगा, AlCl3 को लोन पर डोनेट कर देगा, तो AlCl3 में Cl माइनस जोड़ दो, AlCl4 माइनस, और देखो ये तो खतरनाक कार्ब धनायन है ना, द्विबंधित कार्बन, और उसको आपने प्लस कर दिया, तो ये बन गया एसिटिल कार्ब धनायन। तो हम कहेंगे तो गड़बड़, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ गया। अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं, हमने पढ़ लिया अनुनादी संरचनाएं, है ना। अनुनादी संरचनाएं देखी थी ना भाई शुरू से ही, अनुनादी संरचनाएं साफ बता रही है, क्या बता रही है अनुनादी संरचनाएं, कि भाई नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे घूम रहा है, या पैरा पे घूम रहा है, या ऑर्थो पे घूम रहा है, ठीक है। तो आक्रमण कराओ तो सोच समझ के, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, क्योंकि माइनस यही है ना। मान लो कोई बैंक लूटने जा रहा है या घर में डकैती करने जा रहा है और उसको एग्जैक्ट पोजीशन पता है कि खजाना कहाँ है, तो वो वहीं अटैक करेगा ना, बाकी सेंध मारने की जरूरत क्या है ना। तो जो उसको पता है कि भाई मुझे यहाँ मिलेगा मेरा काम की चीज़, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं को पता है कि मुझे ऑर्थो पे मिलेगा या पैरा पे मिलेगा, है ना, क्योंकि क्लोरीन ऑर्थो पैरा निर्देशी है, एलोजन ऑर्थो पैरा निर्देशी है,
निर्देश दे रखा है अटैक तो करना, पर औरतों और पैरा और जगह को हाथ में मत लगाना, ठीक है। तो हम कहेंगे और जगह को छेड़ना ही नहीं है, तो ओके। तो अब आपका एसिटिलीकरण, एक बार यहाँ से H निकालो, ये Cl एसिटिल ग्रुप जोड़ दो, दूसरी बार यहाँ से निकालो। तो अब एक बार आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑर्थोक्लोरो। और ये जो कंपाउंड बना ना, इसका नाम फिलहाल याद रखोगे, एल्डिहाइड कीटोन में बताऊंगी नाम ऐसा क्यों है। तो ये है बच्चों ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन, और दूसरा हमारा मेजर, तो ये हो जाएगा पैराक्लोरो एसिटोफिनॉन। फेनिल के पास कीटोन ग्रुप है ना, फेनिल के पास में कीटोन है तो फिनॉन है ना, तो ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन और पैराक्लोरो एसिटोफिनॉन। तो ये कंप्लीट हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब लास्ट पॉइंट है बच्चों धातुओं से क्रिया। तो इसमें एक तो आपको पढ़नी है वुड्स-फिटिक, दो ही पढ़नी है, एक तो वुड्स-फिटिक अभिक्रिया और एक फिटिक अभिक्रिया। तो वुड्स-फिटिक, पहले फिटिक पढ़ी थी ना तुमने, हेलो एल्केन की क्रिया, हेलो वुड्स पढ़ी थी, सॉरी नॉट वुड्स-फिटिक। वुड्स में क्या था, हेलो एल्केन, सोडियम, हेलो एल्केन और ड्राई ईथर। अब इस बार ले लो हेलो एल्केन सोडियम, और हेलो एल्केन की जगह दूसरा हेलो एरीन, और एरो पे है बच्चों शुष्क ईथर, ठीक। तो हम कहेंगे NaX गया, और हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए एल्किल बेंजीन। R क्या है, एल्किल, और किस पे लगाना है, बेंजीन पे, तो एल्किल बेंजीन, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई CH3Cl प्लस सोडियम प्लस क्लोरोबेंजीन ले लो, ठीक है, और एरो पे ले लो ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, तो ये जाएगा आपका NaCl, और आंसर हो जाएगा मैथिल बेंजीन। और मैथिल बेंजीन का फेमस नेम क्या था, तो हम कहेंगे टॉलुइन, थोड़ी देर पहले भी आया था, है ना, मैथिल बेंजीन आया था ना, ये रहा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, पैराक्लोरोटोलुइन, और यहाँ डायरेक्ट टोलुइन। तो एक तो है वुड्स-फिटिक, दूसरी है बच्चों फिटिक। वुड्स में दोनों हेलो एल्केन, वुड्स-फिटिक में एक हेलो एल्केन एक हेलो एरीन। अब अगर मैं कहूँगी सीधा फिटिक अभिक्रिया, तो बच्चों फिटिक अभिक्रिया में दोनों हेलो एरीन ले लो, हेलो एरीन सोडियम, वापस ले लो हेलो एरीन, और एरो पे है ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। अब आंसर तुम्हें दिख गया, बताने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाओ क्या बनेगा, सोचो। जिसने पहले सोच लिया बना लिया, बस जीत उसी की। गया 2NaX ड्राई ईथर लिख दिया, तो तुम कहोगे फेनिल, और फेनिल को जोड़ दो। तो बच्चों दो फेनिल को जोड़ दो, तो इसका नाम होगा बाईफेनाइल, बाईफेनिल, ठीक है। तो ये है आपकी ये है आपकी फिटिक अभिक्रिया। तो दो तुम्हारी बुक में है, वुड्स-फिटिक और फिटिक, है ना। तो सिंपल है, वुड्स-फिटिक फिटिक। तो यहाँ कंप्लीट हो गया तुम्हारा हेलो, ठीक है। थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया तो लिख देना कमेंट बॉक्स में कि हाँ मैडम थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया। कुछ स्पेशल होगा तो हम इसके क्वेश्चंस जो हैं उनको थोड़ा स्लो मोशन में कर लेंगे, बाकी सिंपल है। मुझे लगा इतनी सारी रिएक्शन अगर चैप्टर में पढ़ी है तो ये तो ईजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अब सिर्फ यूजेस बाकी, क्लोरोफॉर्म और फ्रेयॉन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। बाकी चैप्टर आपका ओवरऑल कंप्लीट है। टिल देन प्रिपेयर।